हेलो एवरीवन, मैं ओमवीर जिंदड़ और हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर। बच्चों, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इसकी हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आज। ये क्या कहानी है इसकी, ट्रांसफॉर्मर के यूज़ क्या होता है, क्यों हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा करते हैं और ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, एप्लीकेशंस, एवरीथिंग, सब कुछ ट्रांसफॉर्मर का हम पढ़ेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी रियल लाइफ, डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मर की स्टडी। तो मैं सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि ये क्या होता है और क्या इसका प्रिंसिपल है और सारी डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है और वो डिवाइस क्या करता है, तो वो डिवाइस जरूर ट्रांसफॉर्म करता होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर वर्ड नाम उसका इसने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्म वर्ड से। तो ये ट्रांसफॉर्मर है, वो क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म। क्या क्या चेंज और ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज या करंट को या दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देता है ऑफ एन एसी सप्लाई। माइंड इट, ये बात आप दिमाग में रखना जरूर कि ये ट्रांसफॉर्मर केवल एसी सप्लाई के ही वोल्टेज और करंट को ट्रांसफॉर्म करता है, ना कि डीसी के। राइट, क्यों है ऐसा, उसका जवाब भी मैं देने वाला हूँ। तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? डिवाइस कन्वर्ट्स द या फिर ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज इन करंट ऑफ एन एसी सप्लाई। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये, तो जिस प्रिंसिपल वो बेस्ड है उसकी मैं बात करूँ तो ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। पढ़ाया था मैंने, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, किस तरह से सेल्फ इंडक्शन में वर्क होता है, किस तरह से कोयल खुद ही अपने आप को या फिर एक कोयल किसी दूसरी कोयल को अफेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड से, करंट से, ईएमएफ से, सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बाय ओमवीर जिंदड़, तो आपको वो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो देखिएगा, ये इसका प्रिंसिपल होता है, ये मैंने आपको बात बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। अब जरा इसकी डिटेल पर आते हैं, यानी कि हम आते हैं अब आपके थर्ड पॉइंट पर, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम बच्चों, यहाँ से आप ध्यान से सुनना। डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसके मेनली तीन ही पार्ट होते हैं। एक तो इसमें होता है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, राइट। दूसरा इसमें होता है प्राइमरी कॉइल, मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग भी हम उसको कह देते हैं कई बार। और एक होता है आपका सेकेंडरी कॉइल, या फिर उसको हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग भी बोल दिया करते हैं। ये सब जो है ये इसके डिस्क्रिप्शन के पार्ट हैं। कैसे होते हैं देखिए, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस कराना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कराने के लिए क्या चाहिए, दो कॉइल चाहिए। उन दोनों कॉइल को हम किस तरीके से रखें कि हमारा जो लॉस है, फ्लक्स का जो लॉस है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लॉस है, वो कम से कम हो। जैसे एक मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ पहले। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से ये वाले पार्ट की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर ये एक कॉइल है, राइट, ये ऐसी एक कॉइल है और हमने इस एक कॉइल पर ही, ताकि हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिल सके, उस एक कॉइल पर ही हमने इस बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर है, इस कोर पर ही हमने दो कॉइल लपेट दिए ऐसे, ये ऐसे, एक ऐसे इधर और एक यहाँ पर ये इस तरफ, इस तरह से ये इनपुट, यहाँ पर ये इसका आउटपुट। लेकिन एक इशू है, तब ये आपकी प्राइमरी कॉइल इसको मैं कहता हूँ, या पहले वाली कॉइल, इनपुट वाली कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई, हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरीके से लॉस हो जाए। तो हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर जाए या मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस हो। इसलिए हमने क्या किया कि एक क्लोज्ड फॉर्मेट बना दिया, यानी कि हमने यहाँ पर ये देखिए एक इस तरीके से ये हमने, ये आपका एक सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ इस तरह का पार्ट हमने लिया। उसमें हमने एक तरफ यहाँ पर इनपुट यानी कि एक कोयल को लपेटा और उसकी वजह से दूसरी कोयल में, यहाँ पर जो हमने लगाया हुआ है, उस दूसरी कोयल में इंडक्टेंस होगा या फिर इंडक्शन होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर दूसरी कोयल लगाई। एक ही पर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ से ओपन था, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनना चलना स्टार्ट होगी, ये यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनना चलना स्टार्ट होगी वो ऐसे मुड़ जाएगी। समझ आ रहा है आपको, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे आगे आके, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे और फिर यहाँ पर ऐसे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लॉस नहीं होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का लॉस नहीं होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं होता है तो डेफिनेटली जितना हम इनपुट देंगे, चांसेस हैं कि उतना इनपुट हमें मिल सकता है, उतनी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये फील्ड लाइन्स को अट्रैक्ट करता है।
पढ़ा है ना मैंने, फेरोमैग्नेटिक, बायोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और अपना पैरामैग्नेटिक, ये सबने पढ़े हुए हैं ये वाले। तो ये फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर होता है या पैरामैग्नेटिक का होता है? तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दूर नहीं जाने देता, क्या करता है मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के अंदर रह जाती है पूरी की पूरी। ये जस्ट आपका समझाने के लिए, पढ़ने के लिए है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्चुअल जो यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर एक्चुअल में ऐसा बना होता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसमें क्या होता है कि हम इस तरह से तब यूज़ करेंगे तो हो सकता है टोटल नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट में डिफरेंट रीडिंग्स हो जाएं। जैसे ये एक बेस्ट तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, तो हमने वही बनाया, उसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या किया, सेम इस वाले के बीच में हमने इस तरीके से लाइन लगाई है और उसमें हमने क्या किया, ये अपनी प्राइमरी कॉइल यहाँ से यानी कि इनपुट और यहाँ पर हमने आउटपुट, सेम इस तरह के कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ से हम लोग इनपुट देते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये अपनी फील्ड लाइन बनाता है, वो फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे जाते हुए वापस फिर से यहाँ पर आ जाती है। ये मैंने अलग क्यों रखा हुआ है, तो इसके अलग रखने की वजह ये है, इसको मैं यहाँ पे नट बोल्ट लगे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम यहाँ से इनको स्क्रू लगे होते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इनको कनेक्ट कर सकते हैं का मतलब क्या, ये डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत थी, इसको अलग रखने की ज़रूरत थी, हमें इसको इसके साथ चिपकाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि हम लोग इसके साथ इसमें इस तरीके से जो वाइंडिंग करते हैं वो वाइंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम पहले ही किसी प्लास्टिक पर या किसी दूसरी चीज़ पर उसको वाइंड कर देते हैं और वाइंडिंग करके फिर उसको हम यहाँ से पहना देते हैं। तो इसको ऐसे पहना के इसमें कोयल और फिर इसको उठा के हम यहाँ पे चिपका देते हैं ऐसे, है ना। सिंपली मैं डॉटेड बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हम ऐसा कनेक्ट कर देते हैं इसको, ऑलराइट। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा ऐसा कवर्ड हो जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है कि ये एक शुद्ध लोहे से बना होता है, सॉफ्ट आयरन कोर से बना होता है, तो उस आयरन कोर में एडी लॉस होने के चांसेस होते हैं, एडी करंट, क्योंकि तब भी ध्यान सुनना, तब भी किसी के अंदर भी करंट फ्लो होगा, किसी भी आयरन पीस या फिर किसी भी प्लेट के अंदर करंट फ्लो होगा, तो उसमें करंट फ्लो होने की वजह से एडी करंट बन जाएगा और करंट एडी करंट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। क्यों, उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे होगा कि एडी करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे एडी करंट चलते हुए ये यहाँ पर पहुँचेगा, फिर ये यहाँ से इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ से होते हुए फिर ये इधर जाएगा, फिर ऐसे जाते जाते उसको क्लोज लूप बनाना है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर चलना स्टार्ट होगा और फिर यहाँ आके मिलेगा। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो ऐसे घूमते यहाँ पर आया। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि करंट बहुत कम हो गया। और करंट कौन सा कम हो गया, एडी करंट। तो हमने यहाँ पे एडी लॉस को बचा दिया, एडी लॉस से हमने बचा लिया कि इस पर एडी लॉसेज नहीं होंगे, करंट का लॉस नहीं होगा, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं होगी और हम इसमें उसका बचाव कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये वाला स्ट्रक्चर चुना, ये वाली चीज़ हमने देखी। तो ये जो पूरी कहानी है, इसको ज़रा मैं इसमें दिखाता हूँ कि कैसे होती है। देखो, मैं जो आपको ये यहाँ पे बता रहा था, ये वाइंडिंग यानी कि प्लेट्स लगी होती हैं, एन नंबर ऑफ प्लेट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स लगी होती हैं, उनको स्टेपल्स बोलते हैं, वो ऐसे चिपकी हुई होती हैं, राइट, ऐसे स्टेपल्स, ये स्टेपल्स टाइप है। और फिर ये पीछे मैंने जो लाइन बनाई है क्या है, ऐसे 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 करके ये जमी हुई है। जैसे देखो, इसमें मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये स्टेपल्स ये रही है ना, ये देखो ये स्टेपल्स हैं, ऐसी ये बहुत सारी स्टेपल्स लगी हुई हैं। इन स्टेपल के साथ साथ क्या है, ये आपकी वाइंडिंग है। यहाँ से मान लीजिए आपने इनपुट दिया, यहाँ से आप इनपुट देते हैं, इधर आपको क्या मिला, इधर आपको आउटपुट मिला, ऑलराइट। तो इसके अंदर बीच में ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसमें ये वायरिंग्स है ना, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो इसमें ये वायरिंग्स पूरी इसमें हमने लपेटी हुई है और उसमें से क्या निकाले हुए हैं, ये आउटपुट और इनपुट्स होते हैं, राइट, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, इसमें हमने ऐसे लपेट रखे हैं। देखो ये यहाँ से ये पत्ती देखो अलग है, यहाँ पर ये पत्ती देखो अलग है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे जा रही है और फिर उसके बाद ये ऐसे आगे जा रही है और ये पूरी की पूरी कनेक्टेड है। तो ये एक तरह से इस तरह से होता है कि ये ट्रांसफार्मर है और इसमें जो भी चीज़ आपने वो मैंने दिखाई है वो सब यहाँ पे डायग्राम में बनी हुई है। तो ये अपना हुआ इसका डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग की बात भी आइए कर लेते हैं। वर्किंग ये थ्योरी की बात मैं करूँगा। तो इसकी जो वर्किंग होती है, उस वर्किंग में क्या होता है कि हम इसको इनपुट देते हैं। जैसे इस कोयल में हमने करंट फ्लो कराया, इस कोयल में करंट फ्लो होने से इस पूरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गई और मैग्नेटिक फील्ड बनी तो वो इस एरिया के साथ लिंक हुई। तब वो इस एरिया के साथ लिंक हुई तो इस एरिया के साथ लिंक होने की वजह से उसने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया। फिर से आप ये भले लिख भी सकते हैं कि हमने प्राइमरी कोयल, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, प्राइमरी कोयल, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, सेकेंडरी कोयल। ये सॉफ्ट आयरन कोर से बने होते हैं। तब भी हम प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो कराते हैं तो प्राइमरी कोयल में करंट फ्लो होने की वजह से
वहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाता है, फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और जो फ्लक्स जनरेट हुआ वो फ्लक्स यहाँ से इस साइड वाली कॉइल में भी पहुँच जाता है। तो इसमें करंट देने से यहाँ पर उस कॉइल में फ्लक्स आने की वजह से हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इसकी वर्किंग वाला पार्ट हुआ। मैं इस कहानी पूरी नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं खुद भी। अब मैं सीधा चलता हूँ आपको कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ EMF, कैसे EMF कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ EMF को कैलकुलेट करने की बात करते हैं। EMF फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? तो EMF फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ध्यान सुनना बच्चों, डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज दैट फाई? दैट फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। टी फाई बी, डी फाई बाई डी टी, दैट इज हमारा क्या हो गया? EMF। अगर ये EMF अपना हुआ तो इस EMF को हम इस वाले कॉइल के लिए निकालना चाहते हैं और इस वाले कॉइल के लिए निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो एक टर्न के लिए हुआ, बेसिकली एक कॉइल के लिए हुआ, एक स्ट्रिप के लिए हुआ। अगर ये टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका EMF भी डिफरेंट होगा। और अगर इस तरह की कहानी है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इन केस ऑफ प्राइमरी कॉइल, turns are NP। NP हमने क्या बोल दिया? नंबर ऑफ टर्न्स आर NP। देन EMF in primary coil is what? EP। EP is equal to what? EP is equal to what? ये वाला क्या? NP नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डी फाई बाय डी टी। ऑलराइट, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो उसमें आगे चलने के बाद हमने इन केस ऑफ क्या करना है? अब हमको देखना है सेकेंडरी कॉइल। वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? NS, एस फॉर सेकेंडरी आउटपुट, या फिर कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे EMF इन सेकेंडरी कितना डेवलप होगा? दैट इज इक्वल टू व्हाट? NS डी फाई बाई डी टी। ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ EMF की बात हुई। इतना EMF आ जाता है तब हम प्राइमरी कॉइल को करंट देते हैं और सेकेंडरी कॉइल को करंट देते हैं। तो अब इस कंडीशन में हम इनको यूज़ करके किस तरह से अपना आउटपुट और इनपुट EMF कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करने से पहले आप इसे ज़रा लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा के आपको इसे आगे की कहानी समझाता हूँ। राइट ऑन इट, लिख लें इसे। तो ये हमने EMF कैलकुलेट कर लिए इसके प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी बेसिकली वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब हम इनको ज़रा यूज़ करते हैं ऑन डिवीजन, उनको डिवाइड करने पर। ऑन डिवीजन की मैं बात करूं तो हमने क्या किया? सेकंड वाली को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दिया, यानी कि ES जो मर्जी आप कर सकते थे, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। भाई यही आएगा। क्यों? क्योंकि डी फाई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी तो क्या है? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम है। क्यों? क्योंकि फील्ड सेम है। फील्ड क्यों सेम? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो सिमिलर वहाँ पे फील्ड पैदा हुई है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे ES बेसिकली EMF इन सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करना हो तो दैट ES इज इक्वल टू व्हाट? दैट ES इज इक्वल टू NS बाय NP इंटू EP। दैट इज द रिजल्ट ऑफ, that is the calculation of EMF in secondary coil, calculation of output. That output depends on what? That depend on NS upon NP. What is NS upon NP? NS upon NP is turns ratio या फिर transformation ratio, is transformation ratio। इस पर डिपेंड करता है आउटपुट और इनपुट का होना, कि कितना आउटपुट कितना इनपुट होगा। जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, ये सीखने वाली चीज़ है यहाँ पर। अगर ES इनपुट अपना या फिर आउटपुट अपना हमें बढ़ाना है, आउटपुट हमें बढ़ाना है, इस सेकेंडरी को क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे? आउटपुट। अगर आपने EMF आउटपुट का बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपको NS की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि NS अपॉन NP की वैल्यू ज़्यादा आए और आपको ES की वैल्यू ज़्यादा मिले।
एज कम्पेयर टू EP। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं EP, तो EP के कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? EP की फॉर्मूले में NS और NP यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो आपका है, उस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को देखना होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन, छोटा होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले को या इस कंप्लीट डिटेल को देखते हुए क्या किया गया, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप बना दिए गए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली किस बेसिस पर बने कि यहाँ पर ये ES और EP या फिर नंबर ऑफ टर्न्स, इन सब के रिलेशंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, और वो दो टाइप कौन कौन से हैं बेसिकली? तो ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप हैं, एक तो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, और दूसरा है स्टेप्स डाउन, स्टेप डाउन। तो ये स्टेप्स अप और स्टेप अप जो डाउन है, इन दोनों की मैं बात करने जा रहा हूँ। ये क्या होते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की क्या सिचुएशन होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों को बेसिकली वैल्यू को बढ़ाना होता है, आउटपुट को बढ़ाना होता है। तो आउटपुट कब बढ़ेगा? तब ये NS की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, ज़्यादा होंगे। किससे? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। अगर ये ज़्यादा हुए तो पक्की बात है जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, यानी कि NS अपॉन NP अपॉन NP, वो भी ज़्यादा होगा किससे? 1 से। और अगर वो 1 से ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में आप कह पाएंगे कि EMF ऑफ सेकेंडरी, यानी कि आउटपुट EMF इज ग्रेटर देन इनपुट आउट EMF प्राइमरी। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मीन्स EMF ऑफ सेकेंडरी EMF प्राइमरी से, यानी कि आउटपुट EMF इनपुट EMF से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या हुआ? स्टेप अप हो गया EMF। और अगर EMF स्टेप अप हुआ तो हमने इसको क्या बोल दिया? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ कहाँ होता है? मेनली इसका जो यूज़ होता है वो पावर के ट्रांसमिशन में होता है। पावर ट्रांसमिशन में कहाँ पर हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं? हम इसको पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसमिशन में कैसे यूज़ करते हैं भाई? पावर ट्रांसमिशन में इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए हमें एक लोकेशन से, पावर हाउस से किसी दूसरे लोकेशन पर वोल्टेज या फिर करंट या फिर एनर्जी को भेजना है। तो वहाँ पर एनर्जी को भेजेंगे, पावर को हम भेजेंगे, तो पावर का फॉर्मूला होता है E इंटू आई। E इंटू आई होता है V इंटू आई। अगर वो E इंटू आई या फिर V इंटू आई है, पावर मैंने पढ़ा है लास्ट, पावर का फॉर्मूला अगर E इंटू आई है, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर EMF और करंट को मिला के बना हुआ है पावर। अब अगर हम करंट को बढ़ा देंगे तो करंट के बढ़ाने से यहाँ से जो वायर में से करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट की फॉर्म में पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। मुझे यहाँ पे बताना चाहिए आपको, V इंटू आई इज़ वॉट? P। अगर हमने करंट को बढ़ा दिया तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो कंजर्व रहती है। अब मुझे वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए या करंट को बढ़ाना चाहिए? तो मुझे वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए वोल्टेज को? करंट को मुझे कम रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि करंट अगर मैं कम रखूंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम पैदा होगी, हीट कम पैदा होगी तो लॉस कम होगा। इसलिए हम लोग जब पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो क्या बढ़ा के भेजते हैं? उसकी वोल्टेज बढ़ा के भेजते हैं, वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं। इसलिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पावर हाउस है वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, और जो अपना घर है उस घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। घर के बाहर वाला ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो ज़्यादा वोल्टेज है, करंट बिल्कुल नहीं है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? करंट में। उसको करंट में कन्वर्ट करता है, यानी कि वोल्टेज को वो क्या कर देता है? वोल्टेज को डाउन कर देता है और करंट को अप कर देता है। तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन होते हैं। तो स्टेप अप कहाँ पे लगा होता है? ये आपके वहाँ पर पावर स्टेशन पे लगा हुआ है, जहाँ से उन्होंने पावर को ट्रांसमिट करना है। तो पावर ट्रांसमिशन के काम आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और उसकी ये कंडीशंस होती है नंबर ऑफ टर्न्स की और EMF की। करंट की बात भी मैं करूँगा, करंट पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले मैं जरा इसको डिस्कस कर दूँ। स्टेप अप के बाद नंबर 2 पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बच्चे मैं आपसे बात करूं तो उसकी सिचुएशन क्या होती है? देखो, स्टेप डाउन में हमें कम करना होता है किसको? वोल्टेज को। कैसे कम हो सकता है? अब आप समझ गए हैं। अब आप ऐसे समझे हैं कि ये जो NS है ये छोटा होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, यानी कि ये रेशो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि NS अपॉन NP इज लेस देन 1 से छोटा होना चाहिए। और उस कंडीशन में क्या रिजल्ट मिलेंगे हमें? तो उस कंडीशन में रिजल्ट मिलेंगे ES इज लेस देन
EP। और अगर ऐसा होगा, माइंड इट, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन बोलने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर वोल्टेज तो क्या हो जाती है, कम, और अगर वोल्टेज कम हुई तो क्या बढ़ जाएगा, करंट। और करंट हमें ज़्यादा कहाँ चाहिए, तो करंट हमें ज़्यादा चाहिए वेल्डिंग के टाइम पर। वेल्डिंग करते हैं ना जो वेल्डर जो वेल्डिंग करते हैं करंट से, तो वो इतना ज़्यादा करंट होता है कि वो उसको एकदम से हीट करके पिघला देता है, और तो वो पिघल जाएगा तो क्या हो जाता है, वो जॉइंट हो जाता है पिघल के। जैसे जैसे लोहे को पिघलाया, पिघला कैसे रख दिया, छोड़ दिया, ठंडा हो गया तो वो उससे जुड़ गया। तो वेल्डिंग के टाइम पे क्या होता है, हमें हीट चाहिए बहुत ज़्यादा, और हीट कहाँ से मिलेगी, तब करंट ज़्यादा। और करंट कहाँ पे ज़्यादा होगा, इस वाले केस में, क्योंकि इसमें क्या कम हो गया, EMF कम हो गया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ये आपको वेल्डिंग के काम आता है। या फिर ऐसा कह लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैसे सर, जैसे आपका मोबाइल चार्जर, आपके घर में कितने इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए 220 वोल्ट आ रही है, आपका फ़ोन कितने पे चार्ज होता है, 5-6 वोल्ट पर। तो अब आपको क्या चाहिए, उस 220 वोल्ट को कम करना है, कितना करना है, 5-6 वोल्ट तक लेके आना है। तो 220 को 5 से वोल्ट तक कम करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, वोल्टेज कम करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही क्या कर सकता है, वोल्टेज को कम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है घरों में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, वेल्डिंग के टाइम पर। और तब भी हमें पावर को ट्रांसमिट करना हो, पावर को एक जगह से दूसरे में भेजना हो, तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें हायर चाहिए। हायर क्या चाहिए, हायर वोल्टेज चाहिए, हायर पोटेंशियल चाहिए, तो वहाँ पर हम स्टेप अप को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे स्टेप डाउन एंड स्टेप अप की बातें हुई कि किस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर की टाइप को डिस्कस करते हैं, और वो टाइप क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ उनके यूज़ होते हैं। प्लीज़ आप इसे जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको अगली कहानी सुनाने वाला हूँ। राइट ऑन इट, जल्दी लिखें इसे। अच्छा, वोल्टेज के साथ साथ हम लोग EMF के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं अब करंट की भी, कि करंट प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है, कैसे होता है। जरा करंट की बात करें तो क्या, करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो करंट कैसे, देखो ध्यान सुनना मेरी बात। अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर मान लें, यानी कि जितना आउटपुट उतना इनपुट, अगर ऐसी बात करें तो क्या होगा, देखो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अगर मैं मान लेता हूँ इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो यहाँ पर क्या होगा, इनपुट का EP इंटू IP, यही होता है पे पावर, तो E इंटू आई है ना, मैंने पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया था, अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ES इंटू IS। अगर हम यहाँ से ES, यहाँ से अगर हम लोग ES, ये ES अपॉन EP निकालें तो क्या आएगा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू वॉट, फिर से ES अपॉन EP इज इक्वल टू वॉट, IP अपॉन IS, यही होगा ना, ये इधर आ जाएगा और वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ES अपॉन EP की नॉलेज हमारे पास है, वैल्यू हमारे पास है। ES अपॉन EP, ES को तब EP से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, NS अपॉन NP, यानी कि मैं इसको भी इक्वल कर सकता हूँ यहाँ पे अब NS अपॉन NP। ऑलराइट, और अगर ध्यान देना, अगर अब यहाँ से मुझे IS निकालना हो तो IS क्या आएगा बच्चों, ये बात समझने योग्य है। IS की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो क्या होगा, IS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। NP यहाँ आया और NS नीचे चला गया, तो वो उधर चला गया, इंटू क्या, IP। समझ गए ना तुम लोग बच्चों, क्लियर है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये IS करंट की वैल्यू हमें मिली। करंट की वैल्यू में देखो क्या चेंज है, अगर आप NS की वैल्यू बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ाते हो, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा देने से, ध्यान दें, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा देने से आपका करंट तो हो जाएगा कम और EMF हो जाएगा ज़्यादा। बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है, कोई इसमें चीज़ नहीं है, कोई इसमें इस तरह का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि ये इसमें गड़बड़ होगी। तो बिल्कुल EMF और करंट एक दूसरे के इनवर्स में है तो है, ये देखो यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से करंट का जो चेंज है वो करंट का चेंज हमने डिस्कस किया था। अगर मैं स्टेप अप की बात करूँगा तो वहाँ पे करंट उल्टा होगा इसके, अगर EMF सेकेंडरी कॉइल का ज़्यादा है तो करंट प्राइमरी कॉइल का ज़्यादा होगा, राइट। तो इन केस ऑफ स्टेप अप, या मैं बोलूँगा, या फिर से मैं बोलूँगा, इफ़ EMF is increased in the coil
देन करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज। स्टेप अप में करंट क्या होता है, डिक्रीज द करंट, और स्टेप डाउन में क्या होता है, इंक्रीज द करंट। किसका, बिल्कुल मैंने इस ईएमएफ के रिस्पेक्ट में बात की है, किसका, सेकेंडरी कॉइल का, किसका, सेकेंडरी का, राइट। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल का करंट डिक्रीज हो जाता है। तो आपको मेरी कहानी मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी कि टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ईएमएफ कैसे चेंज होता है, क्या उसकी वर्किंग होती है, किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, डायग्राम क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोर टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेल टाइप स्ट्रक्चर। ये आपकी कोर टाइप स्ट्रक्चर है और ये आपकी शेल टाइप स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस तरीके से हम इनको डायग्राम बनाया कर सकते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। तो मैंने आप सब कुछ बताया कि घर के बाहर कौन सा लगा होता है। कई तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जैसे ही टेम्परेचर देते हैं, यानी कि करंट देते हैं या यूज़ करते हैं, तो उनमें जो हीट पैदा होती है वो हीट नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में। किसी किसी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसलिए हम उसको ऑयल में रखते हैं। तो आपके घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होंगे उसमें ऑयल का टैंक होते हैं, साइड में से पाइप लगे होते हैं। उन पाइप का क्या यूज़ होता है कि उन पाइप में जाके वो ऑयल ठंडा हो के बार बार ऐसे रोटेट कर रहा होता है ताकि वो हीटअप ना हो, राइट। तो ये चीज़ सब ट्रांसफार्मर का आप देखना, आपके घर जो ट्रांसफर घर के बाहर ट्रांसफर है बिल्कुल एग्जैक्ट वही कहानी उसमें है। इनपुट दे रहा होता है, आउटपुट निकाल के दे रहा होता है वो, राइट। तो इनपुट कहाँ से देंगे, जो हमारे पास उस लाइन से वायर आ रहा है और जो हमारे घर में आ रहा है वो उससे घूम के आ रहा है, उससे होते हुए आ रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था किस तरह से, यहाँ से मान लीजिए हमने ये इनपुट दिया, ये मैंने इनपुट दिया 3 वायर का, और यहाँ से मुझे साथ में क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, राइट। तो जैसे मैं इनपुट देता हूँ वैसे मुझे यहाँ पर ये आउटपुट मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ये सब ट्रांसफार्मर की स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद लॉसेस की बात मैं आपसे करूंगा, और इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें हमारे पास हैं, वो सारी की सारी ट्रांसमिशन से रिलेटेड, लॉसेस से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा लोगों को, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और फर्दर इन्फॉर्मेशन स्टडी करेंगे। तो खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।